हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से भाई हम लोग अपने आज न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम लोग केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। और इसी को किसी अदर बुक में डिफरेंट नाम से जाना जाता है भाई, इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक तरीके से बोलते हैं। अभी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक यहाँ पे बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगते रहे कि हम लोग का अभी ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला एमसीक्यूज चल रहा था भाई, इसमें टोटल आपके 16 चैप्टर थे। 16 में से टोटल आपका 14 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और अभी आपका 2 चैप्टर पेंडिंग है, जिसमें आपका ये चैप्टर नंबर 10 हो गया और लास्ट है आपका चैप्टर नंबर 16, जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ओवरऑल ये जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, इसमें पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद आपका एमसीक्यूज चलेगा। क्लियर हो गया? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये काफ़ी न्यू हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका भाई केमिस्ट्री भी है। केमिस्ट्री जिनका वीक होगा ना, या फिर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा केमिस्ट्री को लेकर के, तो ये फिर उनके लिए काफ़ी बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यूज चलेगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए अभी भाई अगर हम लोग यहाँ पे ये 16 चैप्टर की बात करें, 1 to 16 चैप्टर की बात करें, तो ये पूरा आपने जो कवर किया है ये एमसीक्यूज था। ठीक है, और इसके लिए जो हम लोगों ने बुक फॉलो किया है, आपको पता है वीके मेहता वाला बुक था, है ना, ये वाला बुक था। ओके, तो अभी ये जो आपका 16 चैप्टर है ना, 1 to 16, इसको डिटेल में समझने के लिए एक और बुक आता है जिसको बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इस बुक को भी देखिए, सेम राइटर है वीके मेहता एंड रोहित मेहता। क्लियर हुआ? और इस बुक में अगर आप देखेंगे तो टोटल मतलब 1000 पेज आप मान के चल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो 1000 पेज का ये बुक है और इसके अंदर वो टोटल 16 चैप्टर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। ठीक है, इंक्लूडिंग आपका ये इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट भी। तो अगर आप इस बुक का इंडेक्स देखेंगे, बुक का इंडेक्स अगर आप देखेंगे भाई, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए चैप्टर नंबर 16 दिख रहा होगा आपको, ये वाला इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। क्लियर हो गया? और चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे देखिए पॉलीफेज सर्किट। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 की बात करें, है ना, और इसमें एक एक्स्ट्रा था चैप्टर नंबर 17, देखिए यहाँ पे एसी नेटवर्क एनालिसिस। तो एसी नेटवर्क कहने का मतलब क्या है, इसमें आपका इंडक्टर भी रहेगा, कैपेसिटर भी रहेगा और रजिस्टर भी रहेगा। ठीक है, और एसी सोर्स रहेंगे। तो टोटल आपका 17 चैप्टर का ये बुक था और 17 में से मतलब आप कह सकते हैं 16 चैप्टर जो है आपका एमसीक्यूज वाले बुक में आपका डाला गया था। तो ओवरऑल ये जो आपका 16th चैप्टर है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, तो इसका भाई एक छोटा सा हम लोगों ने कोर्स बना रखा है ऑलरेडी, 46 लेक्चर का। इसमें आपका पूरा का पूरा यहाँ पे जो मेंशन किया गया है इंडेक्स में, और वही पूरा मर्ज करके आपका एमसीक्यूज बनाया गया। ठीक है, पूरा का पूरा आपका ये यहाँ पे इंडेक्स में अटैच कर दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा क्या क्या है इसमें। अच्छा खासा इसमें टॉपिक है और इधर भी है। ठीक है, तो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके, तो इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। जैसे अभी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 कवर किया ना, चैप्टर नंबर 6 में क्या था, कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़ा, पहले पूरा कॉन्सेप्ट सीखा डिटेल में, उसका फिर हम लोगों ने एमसीक्यूज कवर किया। तो उस तरीके से भाई इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए 16 नंबर चैप्टर के लिए मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, और ये जो 46 लेक्चर था ना आपका, इस 46 लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैंने वीके मेहता को फॉलो नहीं किया है, आपका और भी एक बुक आता है मोटा, ओके, राइटर नाम याद नहीं मेरे को अभी, उसको भी मैंने एक तरीके से मर्ज करके करवाया था। तो इसको अगर आप कर लेंगे तो आपका यहाँ पे जो एमसीक्यूज है ये यूं ही सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 16 के लिए डायरेक्ट एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट वहाँ पे मैं ओवरऑल ऊपर देते चला जाऊँगा। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ रखा है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट तो आपको एमसीक्यूज में दिक्कत नहीं होगा, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। बाकी ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, इसमें हम लोग पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर एमसीक्यूज चलेगा। ओके, और अगर आपको ये चाहिए, ठीक है, ये वाला अगर आपको चाहिए 46 लेक्चर, तो इसका ज़्यादा फ़ी नहीं होगा, करीब 480 रुपीज़ आपका डिस्काउंट करके, ओके, आपका पूरा ये मिल जाएगा। ओके,
तो इसमें अच्छा खासा लेक्चर पे मत जाइए, सिर्फ 46 लगे, इसमें बहुत सारा कंटेंट एक तरीके से कवर है भाई। ओके, तो आपको चैप्टर नंबर 16 के एमसीक्यूज में फिर दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 10 को, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, या फिर कहिए इसमें हम लोग केमिस्ट्री प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों को एक तरीके से मर्ज करके एक तरीके से स्टडी करेंगे। तो ओवरऑल इसमें हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका दो चीज़ रहेगा भाई। सबसे पहला है एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पता नहीं इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, और दूसरा होगा भाई बैटरीज, ठीक है। बैटरीज में हम लोग सबसे पहले बेसिक बैटरी देखेंगे, जैसे वोल्टेज सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है ना। तो अभी बैटरी का तो एप्लीकेशन आपको ऑलरेडी पता है प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना, बहुत जगह यूज़ कर रहा है। बैटरी भी पढ़ेंगे तो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। तो सबसे पहला एग्जांपल जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, या फिर रिमोट का बैटरी हो गया, या फिर अपने घर में इन्वर्टर ये सब यूज़ कर रहे हैं, या फिर एटीएम गए होंगे तो एटीएम में भी हम लोग पीछे में बहुत सारा बैटरी एक तरीके सीरीज पैरेलल के कनेक्शन में लगा होता है ना। तो बैटरीज का क्या एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल लाइफ में, या फिर डोमेस्टिक लाइफ में, या फिर इंडस्ट्रियल लाइफ में, सबको पता है भाई, ठीक है। एक आपका होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए ओवरऑल आपको पता है, जैसे मान लेते हैं भाई आप अपने फिंगर के लिए यानी हाथ में पहनने के लिए एक रिंग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप एक रिंग खरीद रहे हैं जो कि आयरन का बना हुआ है, ठीक है। ओके, क्योंकि भाई गोल्ड खरीदेंगे या फिर सिल्वर खरीदेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है ना, तो इतना बजट है नहीं। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या किया, एक आयरन का रिंग लिया है। अब आपको पता है आयरन में एक तरीके से रस्टिंग प्रॉब्लम होता है, जंग लगता है, जंग लग करके ख़राब हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करके इस आयरन रिंग के ऊपर बाहर में क्या करते हैं, गोल्ड का एक तरीके से कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, एक तरीके से फेक ज्वेलरी हो गया, लेकिन आपका यहाँ पे दो काम हो रहा है, ठीक है। अगर आप फैशन के लिए पहन रहे हैं तो आपका कम पैसे में फैशन भी पूरा हो जा रहा है, साथ ही साथ आपका इस रिंग का जो है लाइफ भी एक तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जब आप गोल्ड का एक तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेंगे, एक लेयर चढ़ा लेंगे पतला सा, तो ओवरऑल रस्टिंग नहीं होगा। तो ओवरऑल इसका बहुत जगह यूज़ होता है इंडस्ट्री में। जैसे मान लेते हैं भाई आपने कभी लॉक देखा होगा, लॉक कहने का मतलब क्या, जो हम लोग अपने डोर पे लगाते हैं, घर में लगाते हैं सेफ्टी के लिए। तो कभी कभी आप देखिएगा ये जो लॉक होता है ना, आपको ये आयरन का भी मिलेगा, यानी पूरा बॉडी आयरन का बना होगा, और इसका जो की होगा, जो चाबी होगा भाई, ये चाबी भी एक तरीके से आयरन का ही बना हुआ होगा, है ना। तो आप देखिएगा जो चाबी होता है इसमें धीरे धीरे जंग लगने लगता है, ये पूरा काला पड़ जाएगा एक तरीके से, है ना। और एक होता है भाई, एक होता है एक और ताला मिलेगा आपको कॉपर का, है ना, कॉपर का एक तरीके से बना हुआ है, चाबी भी एक तरीके से कॉपर का होता है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कॉपर एक तरीके से महंगा है एज कम्पेयर टू आयरन, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेटल का जो है प्राइस अलग अलग है, ठीक है। ये आयरन हो गया और ये कॉपर हो गया। तो अब देखिएगा कभी कभी आप देखिएगा भाई, ये जो आयरन वाला आपका लॉक है ना, खासकर इसका चाबी, तो जब आप नया खरीदिएगा तो देखिएगा इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या रहता है, क्रोम का, बहुत ज़्यादा शाइनिंग करेगा स्टार्टिंग के टाइम में, ओके। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पुराना होगा वैसे वैसे वो उसका जो प्लेटिंग है ऊपर में जो एक लेयर चढ़ा हुआ था पतला सा, जिसके कारण वो स्टील की तरह शाइनिंग कर रहा था, वो जब धीरे धीरे उखड़ने लगता है तो उसमें फिर जंग ये सब आने लगता है ना। तो वही है कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसके ऊपर एक तरीके से क्रोम का प्लेटिंग क्यों किया था, ताकि इसका जो रस्टिंग इशू हो थोड़ा सा कम हो जाए, मीन्स इसका लाइफ जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, ठीक है। क्योंकि वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उखड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग कुछ नहीं, जो सस्ता मेटल है उसको एक तरीके से, जैसे आप स्टील का टावर ले लीजिए, है ना, जैसे 132 kV या फिर 400 kV का जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, स्टील का इस तरीके का आपका पोल बना होगा, यहाँ पे आपका क्रॉस आर्म लगा होता है ना, कुछ इस तरीके का। तो इसमें भी आप देखिएगा, है ना, यहाँ पे आपका कभी भी पेंट, इस सब पोल का कभी पेंट थोड़ा ना किया जाता है, इसके ऊपर आप देखिएगा सिल्वर कलर का वो होता है जिसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है भाई। तो जिंक का एक तरीके से लेयर चढ़ा देते हैं, तो वो सब भी क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर ही आता है, रस्टिंग या फिर कहिए किसी भी मेटल के लाइफ को एक तरीके से इंक्रीज करने के लिए। तो इसमें हम लोग ओवरऑल दो चीज़ पढ़ते हैं, एक हो गया आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो कि वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर ही आता है, और दूसरा हो गया आपका बैटरीज, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर ही आता है। तो आज के हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस
काम कैसे करता है। तो पहले हम लोग को जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए, जैसे अगर आपको रोटी बनाना है या फिर सब्जी बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, सब्जी अगर बनाना है भाई तो आपको प्याज लाना होगा, टमाटर लाना होगा, मिर्चा लाना होगा, है ना। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइसिस को सीखने के लिए क्या क्या चाहिए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर में सबसे पहले टॉपिक को समझेंगे, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है मतलब क्या, जैसे अभी तक आपने पढ़ा होगा भाई कि जो जैसे कंडक्टर की बात करें या फिर कहिए ओवरऑल, यहाँ पे जब आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे तो 3 चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। एक हो गया कंडक्टर, ठीक है, एक हो गया इंसुलेटर और एक हो गया आपका सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ। तो कंडक्टर की अगर बात करें तो कंडक्टर में अभी तक आपको पता होगा कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब हम लोग का कंडक्टिंग है, गुड कंडक्टर है। लेकिन ये सब क्या है, सॉलिड है भाई, सॉलिड है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कंडक्टर के अंदर ही बात करें तो हम लोग के पास कुछ ऐसे भी लिक्विड्स हैं जो एक गुड कंडक्टर होता है, जैसे वाटर। तो पानी की भी बात करें तो डिस्टिल वाटर, पानी भी 2 तरीके है, डिस्टिल वाटर है ना, और एक हो गया आपका नॉर्मल वाटर जिसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं। तो डिस्टिल वाटर जो होता है भाई बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कहने का मतलब क्या, वैसे लिक्विड जो करंट का एक तरीके से गुड कंडक्टर हो। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब होता है, ये लिक्विड्स के बारे में बात हो रही है, कहीं भी इलेक्ट्रोलाइट होगा मतलब क्या, लिक्विड की बात हो रही है, और वो लिक्विड जो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट्स पहले पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। बोलता है द रीडर इज वेल एक्वाइंट विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। हम लोग को पता है ऑलरेडी मेटल के बारे में, अगर ओवरऑल अगर रिवीजन करवा दूं भाई, हम लोग को पता है कि अगर आपके पास मान लेते हैं एक एल्युमिनियम का टुकड़ा है, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो हम लोग का लोवेस्ट टेम्परेचर कितना है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये आपका लोवेस्ट टेम्परेचर है इस यूनिवर्स में, या फिर इस अर्थ को ही लेकर चले। और हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रूम टेम्परेचर तो यही है। तो ओवरऑल जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एप्लियंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे डिजिटल बोर्ड हो गया, या फिर कहीं आपका मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे इंसान रहता है। इंसान कहाँ रह रहा है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हम लोग सारा का सारा इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंस यूज़ कर रहे हैं ना, फैन, टीवी, कूलर, फ्रिज, है ना। तो ओवरऑल ये मेरा एक तरीके से लोवेस्ट टेम्परेचर है, और इंसान कहाँ पे रह रहा है, इतने डिग्री टेम्परेचर पे रह रहा है। तो ये जो एल्युमिनियम का टुकड़ा लिया मैंने, ये एक तरीके से रूम टेम्परेचर पे लिया है, क्योंकि हम लोग जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस बनाएंगे, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने सुविधा के लिए, वो सब रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ होगा। तो अगर आप रूम टेम्परेचर पे एल्युमिनियम के टुकड़े को या फिर जितने भी मेटल हो गए, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एक पर्टिकुलर टुकड़े को अगर आप एनालाइज करें तो भाई इसमें बिलियंस ट्रिलियंस एटम होंगे एल्युमिनियम के। और एल्युमिनियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो ये आपका न्यूक्लियस दिखा दिया मैंने, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और इसमें आपका 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है भाई, वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये क्योंकि रूम टेम्परेचर पे है, तो रूम टेम्परेचर ओवरऑल ये अच्छा खासा टेम्परेचर है, क्योंकि हम लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड से। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है। ये क्या है, मेरा हॉट टेम्परेचर है, मीन्स नेचर ने इसको ऑलरेडी क्या कर रखा है, हीट किया हुआ है। रूम टेम्परेचर मतलब क्या, नेचर के हिसाब से देखें या फिर इस टेम्परेचर को रेफरेंस लेकर के समझने की कोशिश करें तो ऑलरेडी ये क्या है, हॉट बॉडी एक तरीके से। और इस टेम्परेचर पे आप इस एल्युमिनियम को देख रहे हैं, आपको पता है जो भी हॉट बॉडीज होते हैं वो अपने अंदर से बहुत सारे रेडिएशन एक तरीके से इमिट करते हैं भाई, ठीक है। रेडिएशन क्या होता है, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब क्या है भाई, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन होते हैं, फिर ये वेव्स। तो जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं वैलेंस बैंड में, ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाले एनर्जी को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने पढ़ा हुआ IEEE क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा, है ना। तो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले वेव को, क्योंकि ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, काफ़ी हॉट बॉडी है एक तरीके से, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, ऐसे समझिए। तो यहाँ से बहुत सारे रेडिएशन निकल रहे होंगे, छोटे छोटे
एक तरीके से वेव के फॉर्म में, जिसके पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा, तो इस फ्रीक्वेंसी को ये गेन करके ये क्या हो जाए, एक्साइटेड हो जाता है भाई। एक्साइटेड जैसे होंगे तो ओवरऑल क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन आएगा, वाइब्रेशन आने में ये जंप आउट कर जाते हैं। जंप आउट करने का मतलब क्या, ये एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। इनके ऊपर क्या है, एक तरीके से बॉन्डिंग बना हुआ है। बॉन्डिंग कहना मतलब आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, है ना। इनके ऊपर एक फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इधर तो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, आपने पढ़ा है दो डिफरेंट चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है ना, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आपके डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर, है ना भाई। तो क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ना, क्योंकि सबसे बाहरी वाला ऑर्बिट है, तो डिस्टेंस एक तरीके से ज्यादा है, डिस्टेंस एक तरीके से ज़्यादा है, तो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। और ओवरऑल ये क्या हो रहा है, एक तरीके से बाहर से एनर्जी लेकर के ये और भी ओवर एक्साइटेड हो जा रहा है, तो ओवरऑल क्या होता है, जंप कर जाता है, ठीक है। और ये जैसे जंप करके मतलब क्या, इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इससे बंधा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक तरीके लावारिश हो गया ये, ठीक है। यानी ये एक तरीके फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो रूम टेम्परेचर पे किसी भी मेटल को, फिर चाहे एल्युमिनियम हो, गोल्ड हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, किसी को अगर आप देखेंगे तो ये टेम्परेचर इनफ होता है ये जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उनको एक तरीके से एक्साइट करने के लिए, और जैसे एक्साइट होगा वैसे ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा बाहर, अब इसके अंदर क्या होंगे, ऐसे ऐसे एल्युमिनियम के एटम बहुत सारे होंगे, बिलियंस ट्रिलियंस होंगे, तो सबसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में बैठा है वो सब बाहर निकल करके ये जिगजैग मोशन में इधर उधर घूमते रहता है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा एक तरीके से नंबर है, तो आप कह सकते हैं कि अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो आप ये भी एज्यूम करके चल सकते हैं कि 10,000 इलेक्ट्रॉन इस साइड में भी जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बहुत ज़्यादा है, बिलियंस ट्रिलियंस में। तो ओवरऑल अगर इस डायरेक्शन में इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके चलते जो करंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, सेम इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है 10,000, तो इसके चलते करंट आपका इस डायरेक्शन जा रहा होगा, ठीक है। ये आई एम्पेयर, ये एम्पेयर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, तो ओवरऑल करंट जो आ रहा है इसके करंट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के कारण कैंसिल आउट हो जाता है। तो ओवरऑल कहीं पे भी अगर आप मेटल देखते हैं तो उसमें आपका जिगजैग मोशन में इधर उधर रैंडमली आपका क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के चलते कोई भी करंट देखने को नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि अभी जस्ट बताया कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन इस साइड भी जा रहा होगा, है ना। तो ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाता है। 50 इलेक्ट्रॉन मान लेते इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, तो हो सकता है 50 इलेक्ट्रॉन इस साइड में भी जा रहा होगा, तो ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाता है। इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में ही बोला है कि जो सॉलिड मेटल्स होते हैं उसमें कैसे एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ये हम लोग को पता है, ठीक है। फिर चाहे कॉपर एल्युमिनियम की बात करें, बोलता है इन सच कंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अभी जस्ट बताया, वैसे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से बाहर निकल चुके हैं। एंड देयर इज नो केमिकल और फिजिकल चेंज एक्सेप्ट द राइज इन टेम्परेचर। सीधी सी बात है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कहीं पे भी कोई मेटल पड़ा हुआ है आपके रूम में, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, एक तरीके से जिगजैग मोशन में इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं रैंडमली, ठीक है, और इसके चलते कोई भी करंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो करंट जीरो, इसका मतलब क्या, I2R लॉस। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है भाई, I2R लॉस, और टाइम जितना देर तक चलेगा इसको बोलते हैं हीट एनर्जी, ठीक है। तो ओवरऑल क्योंकि कहीं पे भी मेटल फेंका हुआ है, कहीं पे मेटल पड़ा हुआ है भाई, जैसे इमेजिन कीजिए ये पेन है, पेन कोई मान लीजिए मेटल है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते कोई भी करंट आपको नहीं देखने को मिल रहा है। मीन्स करंट क्या है, मेरा जीरो है, करंट जीरो का मतलब I2R इंटू टी, ये भी मेरा जीरो है, यानी इसके अंदर कोई भी हीटिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने भाई, ये आपका कंडक्टर था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि रैंडमली मूव कर रहे थे इधर उधर जिगजैग मोशन में, आपने क्या कर दिया, इस लोहे के टुकड़े को आपने बैटरी से जोड़ दिया। तो बैटरी क्या करता है, क्योंकि किसी को पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो ओवरऑल क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा था भाई, क्योंकि यहाँ पे आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये जाना चाहता था इस डायरेक्शन में। इसको अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ यहाँ पे, इसको और पूरा जूम करके देखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो था ये इस डायरेक्शन में भाग रहा था, और ये मेरा इस तरीके से बैटरी है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोकस कर रहा है। जैसे यहाँ पे बैटरी लगाया आपने, तो ओवरऑल ये जाना यहाँ पे चाहता था, इसका ये डेस्टिनेशन था, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, खींचेगा इस डायरेक्शन में, तो ओवरऑल ये यहाँ ना पहुँच करके ये ऐसे बेंड कर जाएगा। समझ रहे बात को, ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करना। ड्रिफ्ट मतलब एक तरीके से सरकना। ये जाना चाहता था इधर, लेकिन क्योंकि आपने पोटेंशियल अप्लाई किया तो इस तरीके से अब ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन हुआ। अब फिर कुछ समय के बाद फिर से क्या होगा, ये
जाना चाहेगा इधर, लेकिन फिर ये मतलब ऐसे करते करते ये भागता है। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई। जिस स्पीड से या फिर जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपका और भी इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये मान लेते कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाना चाहता था तो यहाँ ना पहुँच के ऐसे रिंग करके ऐसे आएगा, तो धीरे धीरे जो है इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ओके, और क्योंकि अब जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इसमें एक तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, सब आपस में टकराते भी एक तरीके से, कोलिजन भी होता है, ठीक है भाई, क्योंकि सबको इस तरीके से मूव करना है इस डायरेक्शन में, है ना, जिगजैग मोशन में या फिर ड्रिफ्ट करते हुए। तो ओवरऑल कोलिजन के कारण हीट एक तरीके से जनरेट होगा। जैसे अगर आप क्लैपिंग बहुत देर तक करें, है ना, तो ओवरऑल यहाँ पे आपका हाथ गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कोलिजन के कारण क्या होता है, आपका एक तरीके से I²R यानी हीटिंग इफेक्ट आता है, या फिर आपका ये ओवरऑल करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो कहीं पे भी अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, इसी को बोलते हैं कोलिजन के कारण, या फिर ये स्मूथली फ्लो नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ, ये चीज़ बताना मेरे को जरूरी था भाई, ताकि आपका इंटरेस्ट बना हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिक्विड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड में पहले समझना जरूरी था। ओके, तो ये बोल रहा है इन सच कंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज नो केमिकल और फिजिकल चेंज एक्सेप्ट द राइज इन टेम्परेचर, यानी जो आपका कंडक्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का राइज होता था। आगे बोल रहा है हाउएवर कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू अ सर्टेन साल्ट सॉल्यूशन इज क्वाइट डिफरेंट। साल्ट सॉल्यूशन क्यों लिया हुआ है, समझिए, यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, स्टार मार्क पहले पढ़िए क्या बोलता है यहाँ पे, देखिए पहले यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अभी बताया मैंने आपको कि हम लोग यहाँ पे लिक्विड कंडक्टर की बात कर रहे हैं भाई, तो लिक्विड कंडक्टर में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे वाटर लिया है, ठीक है, वाटर, क्योंकि आपको पता है जैसे अगर आपका हाथ ये सब भीगा होगा, या फिर कहिए बारिश के सीज़न में अगर आप भीगा हुआ हाथ से ये मॉनिटर से भी टच करेंगे ना, या फिर कोई कूलर ये सब हो गया, या फिर फ्रिज ये सब हो गया, तो वहाँ पे देखिएगा आपको करंट लगेगा, है ना, या फिर समझिए ना वाटर जो होता है ना भाई, वाटर, अब वाटर भी दो तरीके का, एक प्योर वाटर जिसे हम लोग डिस्टिल वाटर बोलते हैं, ठीक है, मतलब इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, और दूसरा मान लेते हैं भाई इम्प्योर वाटर है। इम्प्योर वाटर कहने मतलब क्या है, जैसे उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्स है, जैसे हम लोगों ने क्या किया है, इम्प्योर लिख देता हूँ, ठीक है, इम्प्योर, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक गिलास पानी लिया और उसमें हम लोगों ने नमक डाल दिया एक तरीके से, ठीक है भाई। तो नमक जैसे ही डालेंगे तो नमक क्या होता है, जैसे अगर आप सॉलिड मतलब मान लेते हैं आप खाने में यूज़ कर रहे हैं, तो नमक क्या होता है, अपने आप में सॉलिड चीज़ है, ठीक है। तो ओवरऑल NaCl इसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या है आपका सॉलिड है, और ये आपस में जुड़ा हुआ कैसे रहता है, तो Na के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ये एक तरीके से मेटल है, तो ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है अपने बाहरी ऑर्बिट को भरने के लिए। और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से लेगा, क्योंकि इसका अपना बैलेंस भरना होता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन हुआ है, इसको आयोनिक बॉन्डिंग बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ओवरऑल आपस में ये जुड़ा हुआ रहता है, इसको सॉलिड स्टेट बोल रहे हैं हम लोग। लेकिन जैसे हम लोग पानी डालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई चार्ज पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा भाई। अगर पॉजिटिव हो तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। इसका फॉर्मूला क्या था, ये था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर ओवरऑल फार्मूला लिख देता हूँ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर रिपल्सन हो क्या होता है, ये होगा आपका 1/4 पाई E0 ER इंटू ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। यहाँ पे आप देख रहे हैं साफ साफ कि जो मेरा फोर्स है अट्रैक्शन का, रिपल्सन का, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ER के ऊपर, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको। रिलेटिव परमिटिविटी का मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लेते हैं एयर की बात करें, यानी ये दोनों चार्ज अगर एयर में रखा हुआ है भाई, तो यहाँ पे ER की जगह हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, और वही मान लेते हैं दोनों चार्ज को मैंने क्या कर दिया, एक तरीके से पानी में डाल दिया, ठीक है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो पानी में डालने से क्या हो गया, इसका मीडियम चेंज हो गया। तो पानी का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ER का जो वैल्यू होता है 81 होता है। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, ER की जगह मैं 81 डालूंगा, तो ER यानी डिनोमिनेटर मेरा ओवरऑल बढ़ गया, तो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जैसे ही मैंने इस नमक को इस पानी के अंदर डाला, तो क्योंकि भाई यहाँ पे परमिटिविटी मेरा बहुत ज़्यादा हाई है, तो ओवरऑल दोनों के बीच में अभी बताया आयोनिक बॉन्डिंग है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बहुत कम हो गया, पानी में डालते हैं तो ओवरऑल क्या होता है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो स्प्लिट आउट हो जाता है, मीन्स टूट जाता है। तो क्लोरीन और सोडियम जो होंगे इस तरीके से आयोन्स में डिवाइड हो जाते हैं, ये पॉजिटिव आयोन्स और ये आपका नेगेटिव आयोन्स, ठीक है। तो अब ये पानी क्या हो गया, इस पानी के अंदर बहुत सारे आयोन्स आ गए, पॉजिटिव आयोन्स नेगेटिव आयोन्स आ चुके हैं, तो आप कह सकते हैं ये एक तरीके से
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब कैसे कंडक्ट करेगा उसके ऊपर भी बात हम लोग करेंगे। लेकिन अगर प्योर वाटर की बात करें, डिस्टिल वाटर की बात करें, तो उसके अंदर कोई भी आयोन्स नहीं है, वो कभी भी आपका गुड कंडक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा। तो लिक्विड कंडक्टर का कहने का मतलब यही है भाई, वैसे लिक्विड जिनके अंदर आयोन्स हैं वो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? इस चीज को आपको दिमाग में रखना, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, However, conduction of current through a certain salt solution, अभी salt वाला बताया, salt क्यों हम लोग ऐड करते हैं, quite different। बोलता है such liquid provide a large number of positively charged atom, जिसको हम लोग ions बोलते हैं शॉर्टकट में, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। वैसे लिक्विड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एसिड जो कि H2SO4, हम लोग अपने घर में जो बैटरी यूज करते हैं, इन्वर्टर बैटरी, उसमें यूज होता है। H2SO4 हो गया, फिर HCl हो गया जो हम लोग के स्टमक में एक तरीके से बनता है। ओके, तो ये सब क्या है, एक तरीके से गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे क्या है, चार्ज्ड एटम्स हैं, ठीक है, यानी आयोन्स हैं। अब बोलता है सॉल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक, और भी बहुत सारे यहाँ पे बताया, NaCl नमक हो गया, CuSO4 हो गया, ठीक है, आपका AgNO3 हो गया, ETC। ओके, सॉल्यूशन बोला है, मीन्स इसको पानी में एक तरीके मिला के सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो वो भी आपका एक तरीके से गुड कंडक्टर हो जाएगा। बोलता है इन एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बता रहा है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। वैसे लिक्विड जिनके अंदर चार्ज हो यानी आयोन्स हो और वो गुड कंडक्टर होता है। बोलता है इन एन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयोन्स। अभी बताया इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होते हैं भाई, चार्ज्ड एटम्स होते हैं, जिसको हम लोग सिंपल एक लैंग्वेज बोले तो आयोन्स होते हैं। और इन्हीं आयोन्स के कारण क्या होता है, आपका लिक्विड के अंदर करंट का एक तरीके से कंडक्शन होता है, ठीक है। कैसे होता है अभी हम लोग बात करेंगे। एन इलेक्ट्रोलाइट्स हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिक्विड में कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते कंडक्शन नहीं होता है। किसके कारण होता है, सिर्फ और सिर्फ आयोन्स के कारण। एंड केमिकल चेंजेस अकर सो लॉन्ग एज द कंडक्शन टेक प्लेस, ठीक है। ये केमिकल चेंज क्या होता है बात करेंगे। बोलता है दस पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट काउजेज केमिकल चेंजेस, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। बोलता है द कन्वर्स ऑफ दिस इज ट्रू, वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एनी, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। केमिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग केमिकल को एक केमिकल में चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही बात करेंगे। अभी जस्ट बताया केमिस्ट्री यानी केमिकल, बिजली से क्या कर रहे हैं हम लोग, केमिकल में चेंजिंग ला रहे हैं, फिर कहीं केमिकल में रिएक्शन करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बना। जैसे बैटरी क्या है, इसमें केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज से हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉज कर रहा हूँ भाई, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स में कैसे एक तरीके से कंडक्शन होता है इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे NaCl, अभी जस्ट बताया NaCl को अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो ओवरऑल Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये आपका नेगेटिव चार्ज। अगर आप इसको और भी डिटेल में समझेंगे पॉजिटिव चार्ज कैसे है, इसके ऊपर आपका 2 चार्ज क्यों नहीं आया, इसके ऊपर 3 चार्ज क्यों नहीं आया, तो भाई ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, इसका चार्ट होता है, ठीक है। चार्ट पेपर के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर चार्जेस डालते हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, ओवरऑल समझिए क्या बोल रहा हूँ सर, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, चार्ज का आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा तो आप समझ सकते हैं। बस आपको इतना समझना है, मेटल जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज जहाँ पे होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। और क्लोरीन जो है आपका इलेक्ट्रॉन दूसरों से लेता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग इस तरीके से पानी में डालेंगे तो इसके ऊपर Na पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और भी जैसे आपका CuSO4, इसको अगर आप देखेंगे तो 2 चार्ज, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अभी हम लोग बात करते हैं, इसको आएंगे हम लोग। पहले एक चीज़ को समझिए आप, देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस वाले टॉपिक को। देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ आयोनाइजेशन कैसे होता है इसको भी समझ ले तो काफ़ी आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द स्प्लिटिंग अप ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग हो, जैसे आपका NaCl हो गया, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, सॉलिड है। और इसको अगर आप जूम करें, और ये आपस में चिपका हुआ क्यों है, 2 अलग अलग एटम है ना, ये सोडियम है, ये आपका क्लोरीन, आपस में क्यों चिपके हुए हैं, क्योंकि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण दोनों आपस में बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है द स्प्लिटिंग अप ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है भाई केमिस्ट्री में, एलिमेंट का मतलब होता है, जब आप उसको जूम करके देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे एल्युमिनियम की बात करें, ये अगर एल्युमिनियम का पीस का टुकड़ा है, इसको जूम करके देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ
एक ही एटम देखने को मिलेगा और सिर्फ एल्युमिनियम का, फिर चाहे बिलियंस ट्रिलियंस हो, सब एल्युमिनियम के ही एटम देखने को मिलेंगे। लेकिन मान लेते हैं आप यहाँ पे एक तरीके से ब्रास की बात कर लें, है ना, तो वो क्या एक तरीके से कंपाउंड है भाई, क्योंकि उसमें जब जूम करके देखेंगे तो उसमें आपको दो एक तरीके से डिफरेंट एटम के एलिमेंट के एटम देखने को मिलेगा। तो कंपाउंड तो वही है, कंपाउंड है ना, क्योंकि सोडियम हो गया क्लोरीन हो गया, दोनों क्या एक दूसरे दोनों डिफरेंट एक तरीके से एटम है ना एलिमेंट्स के। तो ये बोलता है द स्प्लिटिंग अप ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन में जैसे स्प्लिट होगा ऐसा मतलब क्या हो, सब आयोन से एक तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इनटू आयोन्स इज नोन एज आयोनाइजेशन और आयोनिक डिसोसिएशन, ठीक है। आगे बोलता है लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नमक का एग्जांपल लिया हुआ। बोलता है द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सॉलिड क्रिस्टलाइन साल्ट इज मेड अप ऑफ, कैसे बनता है, तो Na के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में चिपके हुए रहते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। आगे बोलता है व्हेन इन सॉलिड स्टेट there is a very strong force of attraction between Na plus and chlorine। ओवरऑल देखिए ना, जैसे मान लेते हैं आप अभी हाथ में लीजिए भाई, हाथ में थोड़ा सा नमक लीजिए तो क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है। तो हाथ पे ये सॉलिड क्यों है, क्योंकि अभी जस्ट बताया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है ये परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हाथ पे रखा हुआ इसका मतलब क्या, एयर में एक तरीके से नमक रखा हुआ है, तो एयर में जो नमक रखा हुआ भाई, तो यहाँ पे एयर का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये बहुत कम है ना, तो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, है ना। तो वही बोल रहा है व्हेन इन सॉलिड स्टेट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन NaCl which hold them together as a molecules of NaCl। However, when sodium chloride means नमक को जब पानी में मिलाते हैं या फिर पानी में डालते हैं, the force of attraction between the ions क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। क्यों, क्योंकि परमिटिविटी जो होता है आपके पानी का बहुत ज़्यादा हाई होता है, के का वैल्यू ER को हम लोग के भी बोलते हैं, कितना है 81 है, ठीक है। तो वही है, ER आपका बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया पानी के चलते, तो ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो इनफैक्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयोन्स रिड्यूसेस 81 टाइम्स। द रिजल्ट इज दैट सोडियम आयोन्स, ठीक है, दोनों सेपरेटेड हो जाएगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड आयोनाइजेशन। इट मे बी नोटेड दैट as soon as the sodium chloride is dissolved in the water ions are formed, ठीक है, जब तक पानी में घुलते जाएगा तब तक आपका आयोन्स बनते चले जाएंगे। इन अदर वर्ड्स आयोन्स आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन सभी में क्या होते हैं, आयोन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। और ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना है जितने भी लिक्विड जिनके अंदर आयोन्स अवेलेबल है उनको हम लोग बोलते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। यहाँ पे स्टार मार्क वही लगा हुआ है भाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, 1/4 पाई E0, ER की जगह K लिख दिया है, Q1 Q2 डिवाइड R स्क्वायर, 4 एयर, K का वैल्यू 1 होगा। वही वाटर की बात करें तो आपका 81 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये सब बच्चा वाला चीज़ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसे आयोनाइजेशन होता है आपको समझ में आ गया। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे एक तरीके से होता है इसको समझिए। तो ओवरऑल देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक बीकर लिया है भाई, और इलेक्ट्रोलाइसिस से ही हम लोग क्या करेंगे, बैटरी भी बनाएंगे और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं। तो यही आपका क्या है, मेन चीज़ है। जैसे आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, ये क्या है, एक तरीके से मेन प्रिंसिपल है। इसी के ऊपर आपका इंडक्शन मोटर भी काम करता है, इसी के ऊपर आपका जो इंडक्शन चूल्हा होता है जो घर में यूज़ कर रहे हैं वो भी एक तरीके से काम कर रहा है। बहुत सारी चीज़ इसके ऊपर काम करता है ना। तो जो बैटरी हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, ये सब किसके ऊपर काम करता है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है या फिर एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये दोनों काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है, ये हम लोग का एक तरीके से बैकबोन है इस चैप्टर का, ठीक है। तो समझिए क्या बोलता है यहाँ पे, बोल रहा है द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या बोल रहा है, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टुगेदर विद द रिजल्टिंग केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, सबसे पहले करंट का एक तरीके से कंडक्शन होगा, यानी करंट फ्लो होगा, इस चीज को दिमाग में रखना है। और करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, केमिकल में चेंजिंग आएगा। क्योंकि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो एक बार में क्या होगा, एक बार में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देंगे या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे, इसके चलते क्या होगा, केमिकल्स चेंज होंगे, केमिकल्स में चेंजिंग आएगा। और सेकंड केस में क्या होगा, केमिकल है और ये केमिकल एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, इनमें केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस है। इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल चेंज करवा सकते हैं, फिर कहीं केमिकल चेंज से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अभी जो इलेक्ट्रोलाइसिस है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो होने के चलते क्या होगा, केमिकल्स के अंदर चेंजिंग आएगा। कैसे चेंजिंग आएगा देखिए। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर हम लोग पानी डाल दिया है, और पानी के अंदर हम लोगों ने क्या किया है,
यहाँ पे देखिए भाई, एक पेज थोड़ा सा पीछे आना है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे नमक ना यूज़ करके, NaCl ना यूज़ करके, आप समझने के लिए NaCl भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NaCl ना लेकर के ये वाला हम लोगों ने मिक्स कर दिया भाई, ठीक है, समझ में आया? या फिर आप समझिए अपने आप में ये लिक्विड फॉर्म में, ओके। तो जैसे ही हम लोग इसको पानी में डालेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज और SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया? अगर आप साल्ट डालते हैं तो Na+ और Cl- हो जाता। अगर आप ये वाला डालते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, तो ओवरऑल इस तरीके से ये हो जाता। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने यहाँ पे नमक ना यूज़ करके यहाँ पे CuSO4 यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे K का वैल्यू बढ़ गया, मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ गया, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो आपका वीक हो चुका है, तो ओवरऑल ये दोनों स्प्लिट हो चुके हैं आयोन्स में। तो ये बोलता है फिगर 10.1 शो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन अ कॉपर वोल्टामीटर। सबसे पहले आपको समझना है, जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जिस डिवाइस के अंदर आपका ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टामीटर, ठीक है। क्या बोलते हैं? इस पूरे सेटअप को हम लोग बोलते हैं वोल्टामीटर। क्लियर हो गया? तो फिगर में दिखाया गया है वोल्टामीटर के अंदर कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस हैपन हो रहा है, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैसे हो रहा है। बोलता है व्हेन कॉपर सल्फेट CuSO4 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट स्प्लिट्स अप इनटू कंपोनेंट्स, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स जो बना हुआ था भाई, ये कंपाउंड था अपने आप में, जैसे ही पैंडा टूट के अलग हो गया। तो बोल रहा है द पॉजिटिव कॉपर आयंस Cu++, नेगेटिव सल्फेट आयंस SO4, नेगेटिव, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड आयोनाइजेशन, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। व्हेन DC वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ये 2 मेटल है, ठीक है। इस तरीके का हम लोगों ने टुकड़ा ले लिया भाई, ये कॉपर का है और ये वाला भी मेरा कॉपर का है, ठीक है। और इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। क्लियर हो गया? और यहाँ पे समझिए, अगर आप इस तरीके से अगर दिखाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको हम लोग सेल बोलते हैं भाई, ठीक है। और अगर इसमें मान लेते हैं एक और, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या हो गया, 2 सेल लगे हुए, इसका मतलब क्या, ये बैटरी का एक तरीके से सिंबल होता है, ठीक है। समझ में? तो अगर आप इसको एक से दिखा रहे हैं मतलब सेल हो गया, ठीक है। सिर्फ एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसा बच्चा वाला चीज़ है। तो ओवरऑल समझिए कि हम लोग का यहाँ पे 2 कॉपर के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक को पॉजिटिव जोड़ दिया, एक को नेगेटिव जोड़ दिया। ये पानी है, पानी के अंदर मेरा बहुत सारे आयोन्स हैं। अब देखिए आगे क्या बोलता है। अब यहाँ पे क्या बोलता है भाई, ये शॉर्टकट में लिखा है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एनोड की, बात करते हैं। किसको एनोड बोले हैं, किसको कैथोड बोले हैं, हम लोग बात करेंगे इस पे। पहले समझिए कि ये जो हम लोगों ने बैटरी को, जिसको पॉजिटिव से जोड़ रखा है, उसको एनोड बोलते हैं, ठीक है। एनोड, ये एनोड है और वो वाला मेरा नेगेटिव से जुड़ा हुआ था कैथोड। एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड आपका हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो क्योंकि भाई ये पॉजिटिव है, यहाँ से जोड़ गया पॉजिटिव से, इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये पूरा ब्रांच पॉजिटिव है। तो क्योंकि भाई कैपेसिटर ऑलरेडी पड़ा है ना भाई, ठीक है, वही चीज़। तो एक पॉजिटिव प्लेट है तो ओवरऑल क्या होगा, ये नेगेटिव आयंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ओके। तो इस साइड में, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, SO4 आपका अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो वही बोलता है अ सल्फेट आयंस ऑन रीचिंग द एनोड गिव इट्स 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू इट, ठीक है। सब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे भाई, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, समझ में? अगर इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये न्यूट्रल होता, ठीक है। तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो दोनों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इसको दे देगा। इसको थोड़ा मिटा देता हूं, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, इससे ले लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया एक तरीके से। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बैटरी इसको खींचेगा, क्योंकि भाई चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव की तरफ, और इसको खींच के फिर अंदर में क्या होता है, इस डायरेक्शन में इसको धकेल देगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे SO4 से लिया गया है, ये आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। क्लियर हो गया? तो वही बोलता है सल्फेट जैसे ही पहुँचेगा वहाँ से 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बिकम सल्फेट रेडिकल, मीन्स ये अब न्यूट्रल हो गया है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। आगे बोलता है दिस गिवन अप इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू देयर जर्नी टुवर्ड द कैथोड, ठीक है। ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, ये अपना जर्नी एक तरीके से पूरा कर रहा है, ठीक है। वाई द एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए दूसरे वाले इन कैथोड के पास पहुंच रहा है। नाउ द सल्फेट रेडिकल कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि भाई ये न्यूट्रल हो चुका है, ठीक है। तो ओरल क्या बोलता है, द सल्फेट रेडिकल कैन नॉट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर इट एक्ट्स केमिकली ऑन द एनोड मटेरियल टू फॉर्म कॉपर सल्फेट। देखिए यहाँ पे रिएक्शन का, यहाँ पे पढ़िए पहले, इसने जैसे ही यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये बन गया आपका SO4, ठीक है।
तो SO4 ये क्योंकि न्यूट्रल हो चुका है और ये क्या है, कॉपर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक तरीके से केमिकल चेंजिंग हुआ। क्या केमिकल चेंजिंग हुआ, ये SO4 जो न्यूट्रल हो गया ये कॉपर के साथ एक तरह रिएक्ट करके ये बन जाता है CuSO4। क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या बनेगा, CuSO4। और क्योंकि यहाँ पे देखिए दस कॉपर फ्रॉम द एनोड कंटिन्यूअसली डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन सो लॉन्ग एज दिस एक्शन टेक प्लेस। यहाँ पे क्या हुआ भाई कि ये जैसी न्यूट्रल बना SO4, इसने क्या कर लिया, ये आपका कॉपर का एक टुकड़ा है, इसमें बिलियंस ट्रिलियंस कॉपर के एटम होंगे। तो इसने क्या किया, एक कॉपर के एटम को बाहर निकाल लिया, ठीक है। न्यूट्रल एटम हमेशा सॉलिड के साथ ऐड होता है, ठीक है। तो इसने एक यहाँ से एक कॉपर का एटम क्या कर लिया, निकाल के अपने साथ ये जुड़ गया। तो क्या बन गया, CuSO4 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एनोड था, अगर मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, क्योंकि भाई ये एनोड जो है ना, इसको जूम करके देखेंगे तो क्या है, एटम से ही तो मिलकर बना हुआ है। तो एक एटम का इसमें क्या हो गया, कमी आ गई, क्योंकि एक एटम क्या हो गया, इसमें से निकल करके ये CuSO4 के साथ ऐड हो चुका है। तो इस तरीके का मान लेते हैं 20-25 बार अगर प्रोसेस हुआ तो ये धीरे धीरे जो एनोड है आपका ये गलते चला जाएगा। गलने का मतलब क्या, ऐसे 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 पतला होने लगेगा, समझ में, ये धीरे धीरे पतला होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉपर जो है आपका बार बार SO4 से रिएक्ट करके डिसॉल्व हो रहा है, मीन्स लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर डिसॉल्व होते जा रहा है, मीन्स ये गलेगा, एक तरीके से पतला होते चला जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। अब हम लोग कैथोड की बात करते हैं, और ये सब भाई बहुत डिटेल में है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे आपका ये सब डिटेल में जाता है पूरा का पूरा, लेकिन हम लोग यहाँ पे भाई समझने जितना हम लोग को चाहिए उसी बेसिस पे हम लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पे क्या हो रहा है, तो समझिए, क्योंकि भाई ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ओवरऑल ये जो मेरा Cu++ था लिक्विड के अंदर डिसॉल्व, ये क्या होगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इसके बाद ऑलरेडी इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। तो अभी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रखे थे पहले से, क्योंकि ये इसके बाद 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसको लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, समझिए ना भाई क्या बोल रहे हैं। सब ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कहाँ से पहुंचे हुए हैं, इसने जो दिया है इसको, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये कॉपर यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल था तो ये अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे ही कॉपर पहुंचेगा तो ये इसको ले लेगा, तो ये इसके पास अभी भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इससे ये एक और ले लेगा। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। कॉपर क्या हो गया मेरा, न्यूट्रल हो गया, और ये भी कॉपर है मेरा। तो जब ये सॉलिड होंगे, ये कॉपर और ये कॉपर दोनों आपस में सॉलिड है और न्यूट्रल है, तो आपस में सॉलिड बनता है, ठीक है। न्यूट्रल एटम जब होंगे तो ये हमेशा सॉलिड बन जाता है भाई, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल बन गया Cu, और ये भी Cu था, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मीन्स ये जो एनोड ये जो कैथोड था जो कि कॉपर का है, ये यहाँ पे मेरा कॉपर जमते चला जाएगा, ठीक है, यानी ये मोटा होते चला जाएगा, इसके ऊपर ऐसे ऐसे लेयर बनते जाएंगे, ये मोटा होने लगता है, ठीक है। तो एक साइड में मेरा ये पतला होगा और दूसरे साइड में मेरा मोटा होते चला जाएगा, क्योंकि जो Cu++ है ना, जो पानी के अंदर मिक्स हो रखे थे, जो आयन्स थे, वो पूरा न्यूट्रल होकर क्या हो रहा है, इसके साथ ऐड होते जा रहा है, ठीक है, एक लेयर चढ़ते चला जाएगा। तो भाई पढ़िए यहाँ पे, एट द सेम टाइम अ कॉपर आयन ऑन रीचिंग द कैथोड टेक 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन आर द सेम इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द सल्फेट आयन्स। बताया जो सल्फेट आयन्स आपका यहाँ पे बैटरी खींच करके लेकर के आया था, वो कौन ले लेगा, ये Cu++ ले लेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। आते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन की बात करें तो क्या है, Cu++ ये जो आयन्स था पानी के अंदर मिक्स, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लिया, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये कॉपर एटम हो गया। कॉपर एटम बनते ही क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे आपका कैथोड है जो कि खुद कॉपर से बना हुआ था, इसके साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए, thus फ्रॉम द कॉपर सॉल्यूशन, जो कॉपर का सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन था CuSO4 का, इसमें से जो कॉपर है मेरा Cu++, ठीक है, द कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन गेट डिपॉजिट ऑन द कैथोड, यहाँ पे इस तरीके से जमते चला जाएगा, ठीक है, यानी एक मोटा होगा और एक मेरा पतला होगा। तो ये था हमारा एक तरीके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, और इसी प्रोसेस के ऊपर आपका बैटरी भी काम करता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी काम करता है, ठीक है, वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए पहला लाइन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज पॉसिबल ओनली इफ डीसी पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलाइसिस किस पे पॉसिबल होता है, क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यू पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ डीसी पे काम करता है। क्यों, क्योंकि भाई मेरे को एक जगह से इलेक्ट्रॉन लेकर के दूसरी जगह भेजना है, ठीक है। अगर हम लोग एसी अप्लाई करते हैं तो एसी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका हर एक मतलब जैसे ही आपका साइकिल चेंज होगा वैसे ही आपका पॉजिटिव नेगेटिव ही चेंज हो जाएगा, तो एसी पे आपका ये पॉसिबल नहीं होता। आगे बोलता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस आइदर एनोड मटेरियल गेट डिपॉजिट ओवर द कैथोड, ठीक है, और गैस और लिबरेट, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होगा, एक के ऊपर डिपॉजिट होगा
तो दूसरे के ऊपर क्या होगा आपका, मतलब एक मोटा होगा तो दूसरा आपका गलते चला जाएगा, इस तरीके समझना है। गैसेस भी रिलीज होते हैं, गैस कैसे रिलीज होता है इसके लिए भाई हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द रिजल्टिंग केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस सो लॉन्ग एज द करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। सीधी सी बात है, ये जो हम लोगों ने अभी प्रोसेस देखा, ये प्रोसेस चलते चला जाएगा कब तक, जब तक कि बैटरी आपका डिस्चार्ज ना हो जाए, है ना, समझ गए। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो ओवरऑल, क्योंकि इस लिक्विड के अंदर बहुत सारे आयोन्स हैं ना भाई, समझे, तो जब बैटरी के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने का ताकत खत्म हो जाएगा, मीन्स बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो गया, तब जा करके, यानी जब तक बैटरी में जान है तब तक आपका इस तरीके केमिकल चेंज होते रहेगा, यानी ये एक तरीके धीरे धीरे गलते चला जाएगा और ये धीरे धीरे एक तरीके से मोटा होते जाएगा, यानी कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे क्या होता है, समझ में आ गया होगा, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था भाई मैंने। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको और भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, उसका फिर एक बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और ये क्योंकि भाई वीके में आता है ना, इसमें सब चीज़ ऊपर ऊपर बताया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी जितना होगा अदर बुक से मर्ज करके मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है।